आज हम लोग जो प्रत्यावर्ती धारा है, हम लोग का जो प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग क्लास 12 का भौतिकी है, उसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में तुमको जहाँ तक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है तुमको, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तुम लोग को जो कि नोट्स चाहिए, अगर तुमको हर टॉपिक का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, भौतिकी, रसायन, किसी का भी, तो तुम राइसवेल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी उसमें आवश्यक जानकारी चाहिए तुमको, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करना हो, बोर्ड 12वां का देना हो, या तुमको जो भी मतलब स्टूडेंट चाहें तो उसमें डाउट क्लास भी हमसे ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें लाइव क्लासेस की भी सुविधा है। तो राइसवेल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना पढ़ाई को आगे कर सकते हो, और जहाँ दिक्कत हो हमसे संपर्क भी कर सकते हो, कोई भी अपना शेयर कर सकते हो बात को। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टता को, एसी वोल्टता को परिवर्तित करना। अगर निम्न है तो उसको उच्च कर देना, उच्च है तो उसको निम्न कर देना, मतलब वोल्टेज को चेंज करना। तो लिख लेते हैं, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, जो एसी वोल्टता को, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता कह सकते हो, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। एसी वोल्टता को निम्न को उच्च में और उच्च को निम्न में परिवर्तन करने का युक्ति है, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो ये एसी वोल्टता को, जैसे कि जो कि निम्न को अगर उच्च वोल्टता में ट्रांसफ़र कर देगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप मतलब उसको बढ़ा दिया, और जो कि घटा देगा उसको हम लोग कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि हम लोग जो कि ट्रांसफार्मर जो कि देखते होंगे लाइन जो सप्लाई होता है बिजली का, उसमें देखते होंगे कि लोग ट्रांसफार्मर से आता है बिजली। तो बिजली का शक्ति का कम क्षय हो, उसके लिए जो पावर स्टेशन से, जो कि विद्युत स्टेशन जहाँ पर कि विद्युत का उत्पादन होता है, वहाँ से बिजली को उच्च वोल्टता से हम लोग के घर तक दिया जाता है, जिससे कि उसमें वोल्टेज अगर किसी शक्ति बराबर होता है, पावर इंटू शक्ति बराबर P = V × I। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, करंट कम होता है। तो अगर उच्च वोल्टता पर अगर भेजा जाएगा तो पावर का VI cos φ भी होता है, जैसा कि पिछले क्लास में देखा होगा, VI cos φ। तो अगर तुमको अगर तुमको I का मान ज़्यादा होगा तो उसमें जो शक्ति क्षय होता है, जो कि तार में जो प्रतिरोध के कारण, वह ज़्यादा बढ़ जाता है धारा I होने पर। तो बेहतर बात यह है कि उच्च वोल्टता पर क्या किया जाए, भेजा जाए। तो उच्च वोल्टता पर भेजा जाता है, और वहाँ पर तुमको फिर जो है जो मेन पावर स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन से उच्च वोल्टता लाख वोल्ट तक में चलता है। और वहाँ से तुमको कोई सब स्टेशन है जहाँ पर कि क्या करता है, उसको मतलब कि 1/3 33,000 करता है। 33,000 से फिर तुम्हारे स्टेशन तक, तुम्हारे ट्रांसफार्मर तक 11,000 आता है। 11,000 से क्या करता है ये, फिर 220 वोल्ट करके अलग अलग फेज में, 3 फेज में लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये तुम्हारा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो वो सभी एक ट्रांसफार्मर है। तो और जब घर में हम लोग जो वोल्टेज बढ़ाने के लिए देखते हो कि स्टेबलाइजर में यूज़ करते हैं, तो वोल्टेज अप डाउन भी कर सकते हैं, अप करते हैं, वोल्टेज कम रहता है तो वो स्टेप अप हो गया। और एक ही टर्म अगर तुमको उसी में स्टेप डाउन भी उसको कर सकते हैं, वोल्टेज घटा भी सकते हैं। तो ये दोनों तरह के मिलते हैं। अब रहे कि ट्रांसफार्मर का ये काम क्या होगा, एसी वोल्टता को एक परिवर्तन, मतलब कि चेंज करना, कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम करना। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण का जो सिद्धांत है, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ाई हो गई, सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण में तुमको 2 कुंडली होती है, और एक कुंडली में अगर जब एसी वोल्टता प्रदान की जाएगी तो वह दूसरे कुंडली में क्या होगा, प्रेरक तो में उसके द्वारा चला जाएगा, जो कि विद्युत से दोनों एक दूसरा जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। जो कि जैसा कि अन्योन्य प्रेरण होता था, जैसे एक कॉइल है, इसमें अगर एसी वोल्टता में चेंज किया तो इसके बगल वाले कॉइल में ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा।
इसके फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण। तो ये जो फ्लक्स से लिंक होता है एक दूसरे से, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है उसके आधार पर क्या होता है, उसमें जो द्वितीयक जो कुंडली हुआ उसमें अपना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसमें ये प्रेरण सिद्धांत हो गया। इसका तुमको ट्रांसफार्मर में एक निवेश कुंडली होती है, एक निवेश इनपुट कुंडली होती है जिसमें एसी वोल्टता प्रयुक्त किया जाता है, एसी वोल्टता प्रयुक्त किया जाता है, एसी वोल्टता इसमें प्रयुक्त किया जाता है। जब एसी वोल्टता को इसमें प्रयुक्त किया जाएगा निवेश कुंडली में, तो उसके कारण क्या होगा, एसी वोल्टता इसमें प्रयुक्त किया जाता है निवेश कुंडली में। इसे प्राथमिक कुंडली भी कहते हैं, इसे प्राथमिक कुंडली भी कहते हैं, इसे प्राथमिक कुंडली भी कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n हो गया और p फॉर प्राइमरी, np हो तो इस कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जाइपी बराबर हो जाएगा -np इंटू d∅dt। ये तुमको फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, d∅dt फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो गई है। ये हो गया d∅ dt, ये फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो गया ये, तो -np d∅ dt हो गया। अब इसी में अगर कहा जाए यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध कम हो तो Vp बराबर जाइपी बराबर -np d∅ dt, ये तुमको इक्वल होगा। द्वितीयक कुंडली जो होता है तुमको, ये तो प्राथमिक कुंडली में धारा आ रहा है, अब द्वितीयक कुंडली इससे तुमको विद्युत रुद्ध होता है, लेकिन वह अन्योन्य से जुड़ा होता है, फ्लक्स से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। द्वितीयक कुंडली इस प्रकार लपेटा रहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का ह्रास न हो, चुंबकीय फ्लक्स का ह्रास नहीं हो पाता है यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या
NS हो तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टता, तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टता जाय S बराबर -NS d∅dt, -NS d∅dt। तो ये तुम्हारा हो गया। और यही जब तुमको हो, इसमें धारा भी कम हो, यदि द्वितीयक कुंडली में भी तुमको प्रतिरोध कम हो, यदि द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध कम हो, यदि द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध कम हो, तो Vs बराबर जो विभवांतर हो गया, Vs बराबर जाइएस बराबर -NS d∅dt। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? अब मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करें तो Vp/Vs, जो Vp है और Vs है, तो Vp/Vs क्या आ जाएगा? Vp/Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुमको? Np/Ns हो गया, Np/Ns ये तुम्हारा हो गया Vp/Vs। और अगर Np/Ns यदि Ns तुमको Np से ज़्यादा हो, यदि Ns ज़्यादा हो Np से, तो Vs ज़्यादा होगा Vp से। ये स्टेप अप हो गया, ये वोल्टेज बढ़ा देगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा हो जाएगा तुमको, यदि क्या होगा तुमको Np ग्रेटर देन Ns हो जाए तो Vs लेस देन Vp हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये तुम्हारा इसका वोल्टेज घट जाएगा। और एक जो तुमको जहाँ तक कि आइडियल ट्रांसफार्मर में, जिसका कि जो कि तुमको होता है, जो कि अच्छा ट्रांसफार्मर होगा, उसमें 3 शर्त का, जिसको हम लोग कहते हैं आइडियल या आदर्श ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, जिसमें कि जो शक्ति का ह्रास हो वह इसमें 3, ये जो एजम्पशन हम लोगों ने यहाँ पर 3 एजम्पशन करके हम लोगों ने ये बनाया है। इसमें 3 बातें हमने जो एज्यूम किया है कि फ्लक्स का लॉस, ये जो जब डेरिवेशन करें हैं कि तुमको क्या होगा, जो पहला जो कुंडली है उसमें तुमको उससे कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ रहेगा, d∅dt उसका फ्लक्स का परिवर्तन दर है, तो उसमें विद्युत वाहक बल Np d∅dt होगा। और दूसरा जो द्वितीयक में होगा Ns d∅dt। दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो ये तुम्हारा आ जाएगा स्टेप अप और स्टेप डाउन, दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज हो जाएगा। तो इसमें 3 तरह की मान्यताएं ली गई है इस डेरिवेशन में। एक तो है कि प्राथमिक कुंडली का जो तुमको प्रतिरोध है कम होना चाहिए, दोनों का फ्लक्स का कोई लीकेज प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में नहीं होना चाहिए, और तीसरा है कि तुमको द्वितीयक कुंडली में भी जो प्रतिरोध है वह भी कम होना चाहिए, तभी तुमको विद्युत वाहक बल और वोल्टता क्या हो सकती है, समान हो पाएगी। और इस 3 कंडीशन को मानने के बाद ये तुमको जो है ये तुम्हारा डेरिवेशन ये आ जाएगा। अब जहाँ तक कि शक्ति का बात रहा, तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर, एक जो कि ट्रांसफार्मर होता है, जो कि अभी इसका जैसे कि अभी बनाएंगे, जहाँ तक कॉइल की बात है, इसका जो कि है एक कॉइल को जो लपेटा हुआ रहता है, इसमें जो कॉइल, उसको इस तरह से लपेटा जाता है कि शक्ति का क्षय कम से कम हो। तो कॉइल को लपेटते हैं, तो एक कॉइल को लपेटने में क्या कर सकते हैं हम लोग, जो अन्योन्य प्रेरक तत्व में एक कुंडली कॉइल को, प्राथमिक कॉइल को और द्वितीयक कॉइल को एक दूसरे के ऊपर लपेट सकते हैं, जो कि विद्युत रोधी होगा, जो कि एक कॉइल को एक। दूसरा होता है कि ट्रांसफार्मर का दो तरीका से कॉइल को लपेटा जा सकता है। एक होता है जो कि एक के ऊपर दूसरा लपेट दीजिए, मतलब कि कुंडली को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक के ऊपर दूसरा लपेट सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि एक के बगल में, एक तरफ जो है तुमको प्राथमिक कुंडली दे दें और एक तरफ द्वितीयक कुंडली दे दें। तो इस तरह से क्या होगा तुमको, तो जैसे प्राथमिक कुंडली में इसमें जो कॉइल को लपेटा जाएगा, जैसे कि ये तुम्हारा कॉइल है, तो ये तुमको इसके कॉइल हो गया, तुमको इस पर लपेट दिया गया अगर, तो इसमें क्या कर सकते हो, दोनों विद्युत रोधी रहे, और यहाँ पर इसके बीच में तुमको क्या कर दो, जनरली तुमको इसमें दे दो,
और इससे तुमको जितना भी निकलेगा ई कॉइल तुमको यहाँ पर इसको लपेट दो, एक के ऊपर दूसरा, एक के इस पर एक दूसरा लपेट दो, या दूसरा एक तरफ जो है क्या कर दो, एक तरफ प्राथमिक कुंडली लपेटो, एक तरफ दूसरा कुंडली। तो इस तरह से लपेट करके क्या कर सकते, दोनों को मतलब एक दूसरे से विद्युत रोध ही रखना है, दोनों को विद्युत रुद्ध रखना होता है, जिससे कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली दोनों के बीच में क्या रहना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्लक्स के द्वारा कनेक्शन होना चाहिए। आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति या ऊर्जा का क्षय नगण्य होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, Vp इंटू आई पी जो कि धारा होगा बराबर Vs इंटू IS इंटू कॉस फाई जो भी होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा उल्टा होता है। तो Vp तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, अगर Vp बाय Vs इजक्वल टू क्या हो गया, IS बाय IP हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो बराबर NP बाय NS। तो जिसमें कि धारा ज़्यादा होगा अर्थात वोल्टेज बढ़ने पर धारा घटती है, अतः वोल्टेज बढ़ने पर धारा घटती है, और ये तुमको धारा घट जाता है, तो ये तुमको ये धारा का मान घट जाएगा, और दोनों शक्ति तुमको क्या माना जाएगा, शक्ति सेम रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका शक्ति के बारे में। जहाँ तक कि कहाँ पर इसमें जो कुछ और ऊर्जा क्षय जहाँ हो सकता है वो कुछ जगह इस तरह से हैं। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का कहाँ संभावना बनता है। तो एक तो होता है कि तुमको कुंडली मतलब कुंडली के प्रतिरोध से, कुंडली के तार के प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, इसमें जो ऊष्मा के रूप में मतलब कि लॉस होगा। दूसरा, चूंकि प्रतिरोध में अगर धारा बहेगा तो उसमें ऊष्मा के रूप में उसमें लॉस होगा। दूसरा होता है तुमको भंवर धारा जो कि धातु का भंवर धारा के रूप में जिसे कम करने के लिए भंवर धारा को कम करने के लिए अस्तरित लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है, लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब तीसरा है तुमको लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है, तो इससे तुमको घट जाएगा। तीसरा है फ्लक्स का तुमको लीकेज कम से कम नहीं होना चाहिए। फ्लक्स के लीकेज के कारण लॉस हो सकता है, फ्लक्स के लीकेज के कारण क्षय के कारण ऊर्जा क्षय। तो फ्लक्स अगर तुमको जो है, जैसा कि हम लोग आइडियली करंट ट्रांसफर माने कि फ्लक्स नहीं होता है तो वो क्षय होगा, तो इसमें ये ऊर्जा का क्षय होता है। चौथा कर सकते हो शैथिल्य तुमको कहते हैं, जो हिस्टेरेसिस कहते हैं, हिस्टेरिसिस के रूप, हिस्टेरेसिस क्षय, इसमें तुमको ऊर्जा का क्षय होगा, उसमें चुंबक के रूप में ऊर्जा चली जाएगी। और इसको तुमको क्या कहता है, परतदार कोर पर लपेटा जाता है, जिससे कि भंवर धाराएं क्या होती थी याद होगा, जैसे कि आपका प्लेट है तो इसमें हर तरफ क्या होता है, धारा बहने लगती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। तो भंवर धारा को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, अस्तरित हर जगह मतलब कटिंग कर दीजिए, जिससे कि क्या हो जाएगा, तुमको हर जगह तुम्हें छोटा छोटा प्लेट करके, एक प्लेट नहीं देकर उसमें अस्तर बना करके दीजिए, जिससे कि क्या हो जाएगा, तुमको उसकी भंवर धारा का मान कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, तुम्हारा ट्रांसफार्मर में तुमको जो क्षय है ऊर्जा का वह कम हो जाएगा। तो उसमें इसको जो तुमको, ये तुम्हारा था ट्रांसफार्मर जो कि तुम्हारा
बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस पर नोट्स चाहते हो तो राइटस्टूडेंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुम जा करके नोट्स ले सकते हो, और जो भी उसमें काफ़ी मटेरियल्स मिल जाएंगे तुमको, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह के सॉल्यूशन वगैरह हैं, तुमको लाइव क्लासेज, इन सबों की सुविधा भी मिल जाएगी। तो ऐप पर तुम जा करके, और तो तुमको इसके लिए तुमको ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। अब तुमको एक टॉपिक और इस चैप्टर में बच गया है, उसको भी इस लेक्चर में शामिल कर लेते हैं। वो है तुमको एलसी दोलन, जो किताब में तो पहले ही था, तो ट्रांसफार्मर चूंकि था तो ट्रांसफार्मर को पहले बता दिए। अब जो है तुमको एक और टॉपिक जो पीछे का छूटा हुआ है, और एक उदाहरण भी है जो कि एनसीईआरटी का, उसको भी इस लेक्चर में शामिल कर दे रहे हैं। और उसका टॉपिक भी तुम्हारा लगभग इसमें जो एनसीईआरटी बुक से है सारा इस चैप्टर, इस लेक्चर के बाद तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो एलसी दोलन है एक टॉपिक तुम्हारा। एलसी दोलन क्या है? अगर एक परिपथ में एल इंडक्टर और कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए, ये एल और ये सी, जब एक परिपथ में इंडक्टर और कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए, एल और सी को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो एलसी दोलन, तो उस एक ऊर्जा, तो इसमें क्या होगी तुमको, इसमें Q बाई सी हो जाएगा, इसमें एल डी क्यू बाई डी आई बाई डी टी होता है। इसमें जो तुम्हारा होगा, किसी परिपथ में एक प्रेरकत्व एवं संधारित्र को जोड़ने पर विद्युत ऊर्जा चुंबक ऊर्जा में जोड़ने पर विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में तथा चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है, जिसे एलसी दोलन कहते हैं। इसको एलसी दोलन कहेंगे। अब जहाँ तक कि इसमें जो कि तुम्हारा है, तो समीकरण के रूप में अगर इसको लिखें तो एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी बराबर 0, एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी बराबर 0 हो गया। ये तुम्हारा इसका समीकरण हो गया किरचॉफ के नियम से। तो किरचॉफ के नियम से ऐसा लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी बराबर 0। अब तुमको आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, तो एल डी आई बाई डी टी हो गया, तो एल डी इस बाई डी टी और डी क्यू बाई डी टी इसको लिख दीजिए, प्लस क्यू बाई सी बराबर 0, तो एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी बराबर 0। ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया। तो एल डी स्क्वायर के बेटे इसमें ये है तुमको, यह जो तुमको है, जो कि हम लोग को याद होगा अगर सरल आवर्त गति का समीकरण, उसमें होता था कि त्वरण जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, एसएचएम में सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती इसके होता है। तो त्वरण को हम लोग डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं, और दैट्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो ये तुमको अगर हम इससे भाग दे दें, एल से भाग दे दें यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय एल सी हो जाती है, इसी की तरह का समीकरण हो जाएगा। तो अगर इसको इस रूप में लाना है तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी इंटू डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या होगा 0।
तो यह तुमको क्या लगता है, ये इसका ये समीकरण इसी की तरह मैच कर रहा है। और ये तुम्हारा क्या होगा, इसमें कोणीय आवृत्ति है। सरल आवर्त गति से तुलना करने पर, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, सरल आवर्त गति का समीकरण, सरल आवर्त गति का समीकरण होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये तुम्हारा होता है। तो इससे स्पष्ट है कि यह तुमको ओमेगा बराबर 1/LC तुलना करने पर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC या कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 1/√LC। तो ये कोणीय आवृत्ति हो गया। तो ये तुमको कोणीय आवृत्ति क्या बताता है, यह समीकरण बताता है कि संधारित्र का आवेश Q, संधारित्र का आवेश Q दोलन करता है, अर्थात कम ज़्यादा होते दोलन करता है, जिसकी आवृत्ति ओमेगा बराबर 1/√LC, जिसकी कोणीय आवृत्ति, और आवृत्ति तो न्यू बराबर क्या हो गया, ओमेगा बाय 2π बराबर 1/2π√LC। ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2π√LC हो जाता है। तो ये तुम्हारा इसका वैल्यू हो गया। तो ये तुम्हारा इतना से क्या कर रहा है, इस आवृत्ति से ये कोणीय दोलन करते रहेगा। तो ये क्या होते रहता है, कभी जो है तुमको इसमें मतलब यही हुआ कि यह दोलन करते रहेगा। तो कभी ऊर्जा जो तुमको किस रूप में चला जाएगा, ये चुंबक के रूप में, कभी ये विद्युत ऊर्जा में आएगा, फिर आवेश घटेगा तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, इसका घटेगा इसका बढ़ेगा। इस ढंग से क्या होता है, ये दोलन करते रहता है, जिसकी आवृत्ति हो गई कोणीय आवृत्ति 1/√LC से। और इसको जैसे इसके तुलना करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इसका, इस घटना को हम लोग LC दोलन कहते हैं। जहाँ तक कि थियोरेटिकली तो लगता है कि ये हमेशा ये ऊर्जा क्या हो जाएगा, एक से दूसरा में परिवर्तित होते रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोध तो रहता है ही है कुंडली में। तो प्रतिरोध रहेगा तो क्या होगा, ये तुमको जो है यह प्रतिरोध रहेगा अगर तुमको, तो प्रतिरोध रहने के कारण क्या हो जाएगा, यह तुमको एक ऊर्जा से दूसरा ऊर्जा में बदलने के बजाय में कुछ ऊर्जा की हानि होगी, और इस प्रकार से धीरे धीरे डैम्प होकर के वह तुमको अवरुद्ध होकर के ये दोलन खत्म हो जाएगा, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर प्रतिरोध शून्य भी मान लिया जाए तो जो कि यह जो LC दोलन के फलस्वरूप एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, तो उससे भी ऊर्जा हटते जाएगी, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा जस्ट नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें भी LC दोलन के को करके हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न कर सकते हैं या करते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बाद के जस्ट अध्याय में हम लोग उसको पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो LC दोलन अगर तुमको नहीं भी होगा तो उससे क्या होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का क्षय करता है और यह दोलन धीरे धीरे रुक जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद तुमको एक उदाहरण है जिसको कि हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं इस लेक्चर में, दैट इज 7.11 है। तो उसमें यह है कि आपको ये साबित करके बताना है कि अगर LC दोलन होगा, अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न ना हो, प्रतिरोध भी ना हो, तो उसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो अगर थियोरेटिकली जहाँ तक है ये हो सकता है ऊर्जा संरक्षित, तो लेकिन आवेश का विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकलेगा तो वो तुमको अलग टॉपिक है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर से, अगली क्लास से उसमें कर सकते हैं। आगे के जो क्लास आएंगे तुमको उसमें तुमको उसकी पढ़ाई होगी विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो NCERT का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग 11वां। उसमें यह कहा गया है कि आप ये बताइए कि ये जो तुम्हारा LC दोलन होता है उसमें किसी भी समय ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। NCERT उदाहरण 7.11। तो इसमें जैसे मानते हैं संधारित्र पर ऊर्जा है Q बराबर, अगर तुमको QM sin ओमेगा t है, ये तुमको दोलन के द्वारा इस तरह से ओमेगा आवृत्ति से दोलन कर रहा है, तो ऐसा होगा। तो इसमें जो तुमको ऊर्जा होता है, तो संधारित्र में ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा निकाल लीजिए, संधारित्र की
ऊर्जा यू सी कह लीजिए इसको, यू सी बराबर हाफ सी भी स्क्वायर होता है या क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो 1/2c इंटू क्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इसकी ऊर्जा हो गई 1 नंबर इक्वेशन। तो अब है प्रेरकत्व में का ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला। प्रेरकत्व की ऊर्जा होती है हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, तुमको आई का मान निकालेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, तभी उसमें रखेंगे। तो डी बाई डी टी क्यू एम साइन ओमेगा टी। तो क्यू एम तो बाहर आ ही गया, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा यू एम बराबर क्या होता है तुमको, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यू एम बराबर हाफ एल, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू एम स्क्वायर ओमेगा, क्यू एम ओमेगा और कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये तुम्हारा आ गया तुमको 1/2 एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इंटू हो गया तुमको क्यू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। चलो, तो ओमेगा बराबर क्या था, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, उसको रख दीजिए। एल सी, एल गुना ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC, मतलब रूट का होल स्क्वायर हो गया, इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो दैट इज इंटू क्यू एम स्क्वायर था, हाफ के बाद एगो क्यू एम स्क्वायर भी था, हाफ इंटू क्यू एम स्क्वायर इंटू इतना, तो क्यू एम स्क्वायर बाय 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कुल ऊर्जा U बराबर यू सी प्लस यू एम, कुल ऊर्जा U बराबर यू सी प्लस यू एम। तो U बराबर क्या हो गया, क्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2c प्लस क्यू एम स्क्वायर बाय 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्यू एम स्क्वायर बाय 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज़ 1 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या होगा, हमेशा ऊर्जा ये अतः कुल ऊर्जा समय से स्वतंत्र है, अतः कुल ऊर्जा हर समय समान है। तो यही हमेशा रहेगा, इसमें टी का टर्म ही खत्म हो गया तो कुल ऊर्जा हमेशा समान रहेगी। तो ये जो तुम्हारा था ये इसके पहले का अभी ट्रांसफार्मर इसमें बता ही दिए, और तुम्हारा एलसी दोलन था। इसके अलावा सारा जो एग्जाम्पल है तुमको 7.10 तो 7.89 से पहले ही बता दिए थे, और 11 भी हो गया तुमको ये चैप्टर, इसी के साथ समाप्त भी हो गया तुम्हारा। अब जो भी तुम्हें क्वेश्चंस जो बनाओगे एक्सरसाइज से या किसी और ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व करोगे, तुमको जहाँ भी दिक्कत होगी तुम राइट स्टूडियो ऐप के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हो। और जहाँ भी तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो, इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की तैयारी करना चाहते हो या बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम राइट स्टूडियो ऐप की मदद से पर जा करके हमसे मदद भी ले सकते हो। जहाँ भी पढ़ाई की में दिक्कत हो तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो पर्सनली, और वहाँ पर लाइव क्लासेस भी हैं, बोर्ड के लिए तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इसी तरह से इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।